हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनी जीएस। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं। आज का हमारा विषय है ऊतक, जीवन की संरचना यानी टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। यहाँ हम जंतु ऊतकों यानी एनिमल टिश्यूज के पूरे परिदृश्य का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये सच में जीव विज्ञान को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। पर देखिए, इस जटिल वास्तुकला की गहराई में जाने से पहले ना, हमें उस बुनियादी जैविक पदानुक्रम को समझना होगा, जिसे हम बायोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि प्रकृति में जीवन अचानक से एक साथ नहीं बन जाता। ये परत दर परत बनता है। मतलब सबसे बेसिक यूनिट होती है कोशिका यानी सेल। राइट। लेकिन एक अकेली कोशिका बहुत कुछ तो नहीं कर सकती ना। तो विकासवाद या एवोल्यूशन ने क्या किया, एक शानदार समाधान निकाला। जब एक जैसी बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर किसी खास काम को करती हैं, तो वो ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। समझ रही हूँ। और फिर अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर एक अंग या ऑर्गन बनाते हैं, जैसे हमारा हृदय या फेफड़े। और कई अंग मिलकर एक तंत्र यानी सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र को। और अंत में ये सारे तंत्र मिलकर उस संपूर्ण जीव या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं जो हमें आईने में दिखाई देता है। अरे वाह! इसको समझने के लिए ना मैं एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम कोई शहर या घर बनाते हैं। अगर हम उसे देखें तो एक अकेली ईंट क्या है? वो एक कोशिका है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। है ना? और जब हम बहुत सारी ईंटों को एक खास पैटर्न में चुनते हैं, मान लीजिए एक मजबूत दीवार बनाने के लिए, तो वो दीवार ऊतक बन जाती है। राइट। और फिर चारों तरफ की दीवारें, छत और फर्श मिलकर एक कमरा बना देते हैं, जो हमारा अंग हो गया। एग्जैक्टली। और कई कमरे मिलकर एक पूरा घर बनाते हैं, जो एक तंत्र है। और ऐसे ढेरों घरों से मिलकर एक पूरा शहर यानी एक जीव बनता है। और साइंस की वो ब्रांच जो इन दीवारों की संरचना यानी ऊतकों की स्टडी करती है, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। वो साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिस्टोलॉजी असल में इस बात का अध्ययन है कि प्रकृति ने इन दीवारों को बनाने के लिए कौन सी ईंटें इस्तेमाल की हैं, उनके बीच का सीमेंट कैसा है और वो कितनी लचीली हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछा जाता है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आ रहा है। जी पूछे। अगर जीवन का आधार कोशिकाएं और ऊतक ही है, तो क्या धरती पर मौजूद हर जीव का डिजाइन एक जैसा है? मतलब एक बड़ा सा बरगद का पेड़ और एक दौड़ता हुआ चीता, क्या पादप और जंतु ऊतकों का मूल डिजाइन सेम होता है? अगर वास्तुकला की भाषा में कहूँ ना, तो दोनों के ब्लूप्रिंट पूरी तरह से अलग हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि पादप और जंतु ऊतक के बीच का जो फर्क है, वो उनकी सर्वाइवल की रणनीति पर टिका है। आप देखो, पेड़ पौधों की रणनीति क्या है? स्थिरता। हाँ, उन्हें भोजन के लिए भागना तो पड़ता नहीं है। एग्जैक्टली। वो एक ही जगह खड़े होकर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पादपों के जो ज्यादातर ऊतक होते हैं ना, वो सिर्फ उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए होते हैं। मतलब उन्हें सिर्फ सीधा खड़ा रहना है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। बिल्कुल। और इसीलिए पौधों के कई ऊतक मृत यानी डेड भी हो सकते हैं। अब एक मृत ऊतक को ऊर्जा या मेंटेनेंस की जरूरत तो होती नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बिल्डिंग में लोहे के बीम लगा देना। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। मृत ऊतक होने का मतलब है कि पौधे अपनी बहुत सारी ऊर्जा बचा लेते हैं। लेकिन हम जानवरों के पास तो ये सुविधा है नहीं। एकदम सही कहा आपने। जंतुओं की रणनीति पूरी तरह से गतिशीलता है। उन्हें भोजन चाहिए, साथी चाहिए, शिकारियों से बचना है तो लगातार भागना पड़ता है। और इस भाग दौड़ की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हाँ, और वो कीमत है बेहिसाब ऊर्जा। यही कारण है कि जानवरों के लगभग सभी ऊतक जीवित या लिविंग होते हैं। उन्हें लगातार ऑक्सीजन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। वो बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। अच्छा, तो इसी स्पेशलाइजेशन के आधार पर जंतु शरीर की पूरी वास्तुकला को 4 मुख्य स्तंभों में बांटा गया है ना? उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। जी बिल्कुल सही। तो मतलब हमारा शरीर एक बहुत ही ऊर्जा खर्च करने वाला चलता फिरता किला है। और अगर ये एक किला है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस किले की बाहरी दीवार कैसे बनती है। राइट। और ये दीवार बनती है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू से। हाँ, उपकला ऊतक को आप शरीर की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। ये शरीर का मेन सुरक्षात्मक आवरण है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? ये सिर्फ बाहरी हिस्से यानी स्किन को ही नहीं ढकता, बल्कि शरीर के अंदर जितनी भी खोखली जगहें या कैविटीज हैं,
हर नली और हर अंग की अंदरूनी परत भी इसी से बनी होती है। अरे वाह। मतलब मुंह के अंदर की परत या हमारी ब्लड वेसल्स की अंदरूनी दीवारें। हाँ, ब्लड वेसल्स, फेफड़ों की कुपिकाएं यानी एल्वियोलाई और यहाँ तक कि किडनी की नलिकाएं भी इसी उपकला ऊतक से ढकी होती हैं। ये तो वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। मतलब शरीर का जो भी हिस्सा बाहरी दुनिया के या अंदर के किसी लिक्विड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वहाँ ये ऊतक मौजूद है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये तो एक अभेद दीवार की तरह लगता है। और इसे अभेद बनाने के लिए प्रकृति ने गजब की इंजीनियरिंग लगाई है। आप देखिए, उपकला ऊतक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक्ड होती हैं। मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इनके बीच कोई अंतरकोशिकीय स्थान या इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। जैसे हम फर्श पर टाइल्स बिछाते हैं ना, एकदम सटाकर, वैसे ही ये एक कंटिन्यूअस परत बनाती हैं। इनमें सीमेंटिंग पदार्थ बहुत कम होता है। अच्छा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए, उपकला ऊतक हवा में तो लटक नहीं सकता, तो इसे नीचे वाले ऊतकों से अलग करने और सपोर्ट देने के लिए एक बाह्यकोशिकीय रेशेदार झिल्ली होती है। ये झिल्ली इस दीवार की नींव का काम करती है। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास लग रहा है, एक लॉजिकल पैराडॉक्स। कैसा पैराडॉक्स? देखिए, अगर ये दीवार इतनी ही अभेद्य है, इतनी टाइटली पैक्ड है कि कोई गैप ही नहीं है, तो फिर जीवन चल कैसे रहा है? मतलब शरीर के अंदर और बाहर चीजों का आना जाना कैसे होता है? ऑक्सीजन फेफड़ों से खून में कैसे जाती है, या आंतों से न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? एक पूरी तरह से पैक्ड दीवार तो पूरे सिस्टम को ही चोक कर देगी ना। बहुत ही ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है आपका। और यहीं पर इसकी सबसे बड़ी फंक्शनल खूबी सामने आती है, जिसे हम पारगम्यता या परमिएबिलिटी कहते हैं। अच्छा। हाँ, ये दीवार पूरी तरह से अंधी या ब्लॉक नहीं है। ये एक स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करती है। उपकला कोशिकाओं की जो झिल्लियां होती हैं, वो चयनात्मक पारगम्यता यानी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी दिखाती हैं। मतलब वो सेलेक्ट करती हैं कि किसे अंदर आना है और किसे नहीं। एग्जैक्टली। आकार, केमिकल नेचर और शरीर की जरूरत के हिसाब से ये तय करती हैं कि क्या पास होगा। ये हानिकारक बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स को तो रोक देती हैं, लेकिन ऑक्सीजन, ग्लूकोज और पानी को आराम से गुजरने देती हैं। अरे वाह, ये तो सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक हाईटेक बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम हो गया। अच्छा, मैं यहाँ लिसनर्स को एक एग्जाम इनसाइट भी देना चाहूंगी। ये जो पॉइंट है ना, ये आरआरबी ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है कि उपकला ऊतक का मेन काम क्या है, जिसका जवाब है सुरक्षा, या फिर किस ऊतक में कोशिकाएं सघन रूप से जुड़ी होती हैं। जी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है। तो अब ये बताइए कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में काम भी तो अलग अलग होते हैं ना, तो क्या ये बॉर्डर कंट्रोल हर जगह एक ही तरह का दिखता है या इसमें भी वैरायटी है? इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। काम के आधार पर उपकला ऊतक को मेनली 4 प्रकारों में ढाला गया है। सबसे पहला है सरल शल्की यानी सिंपल स्क्वामस। इसका स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है। ये कोशिकाओं की एक बहुत ही पतली, चपटी और ट्रांसपेरेंट परत होती है। पतली परत तो ये वहां पाई जाती होगी जहां चीजों का बहुत तेजी से डिफ्यूजन या विसरण होना हो। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो इसका मतलब ये फेफड़ों की कुपिकाएं यानी एल्वियोली में होती होगी, जहां ऑक्सीजन को तुरंत खून में मिलना है, क्योंकि अगर वहां मोटी दीवार बना दी तो इंसान तो सांस लेते लेते ही थक जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। कुपिकाओं और रक्तवाहिकाओं की अंदरूनी परत इसी सरल शल्की ऊतक की बनी होती है ताकि गैस आसानी से पास हो सकें। लेकिन अब आप दूसरे प्रकार को देखिए, स्तरीकृत शल्की यानी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। इसमें क्या अलग है? ये भी चपटी कोशिकाओं की बनी होती हैं, लेकिन इसमें एक सिंगल लेयर के बजाय कई परतें एक के ऊपर एक रखी होती हैं। इसका रीजन तो साफ तौर पर घर्षण या फ्रिक्शन से बचाव होगा, जैसे हमारी त्वचा है। एकदम सही। क्योंकि बाहरी दुनिया से सबसे ज्यादा रगड़ और चोट तो त्वचा को ही लगती है। अगर हमारी स्किन की बाहरी परत सिर्फ एक पतली सी सरल शल्की होती तो हम कपड़े पहनते या हल्का सा भी कहीं टकराते तो पूरी स्किन छिल जाती और खून बहने लगता। बिल्कुल। त्वचा को टूट फूट से बचाने के लिए इन मल्टीपल लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर की कुछ कोशिकाएं घर्षण से मर भी जाएं तो नीचे की परतें हमें सेफ रखती हैं। वाह, क्या डिजाइन है। अब तीसरा प्रकार देखते हैं, घनाकार उपकला या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है ये कोशिकाएं घन या क्यूब के आकार की होती हैं। ये मेनली वृक्क नलिकाओं मतलब किडनी ट्यूब्यूल्स
और लार ग्रंथियों में पाई जाती हैं। यह एक बात सोचने वाली है। किडनी की नलिकाओं में जहां अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होना है, वहां कोशिकाओं का आकार घन जैसा क्यों है, चपटा क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब सेल बायोलॉजी के बहुत ही गहरे मैकेनिज्म में छिपा है। देखिए, अवशोषण और स्राव ना एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब इसमें ऊर्जा लगती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। और ऊर्जा बनाने के लिए कोशिका के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए। अब आप ही बताइए, एक पतली चपटी कोशिका में इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया रखने की जगह कहाँ से आएगी? अच्छा, तो घन का आकार होने से कोशिका को एक बड़ा वॉल्यूम मिल जाता है। एग्जैक्टली। उस बड़े वॉल्यूम में वो अपनी जरूरी सेल्यूलर मशीनरी रख पाती है, ताकि किडनी में फिल्टर करने का भारी भरकम काम हो सके। वास्तुकला और काम का क्या अमेजिंग तालमेल है। और चौथा प्रकार क्या है? चौथा है रोमक स्तंभाकार या सीलिएटेड कॉलमनर। ये कोशिकाएं खंभे जैसी लंबी होती हैं, जिससे इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए बड़ा सरफेस एरिया मिलता है। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके ऊपर छोटे छोटे बालों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। बाल जैसे उभार? हाँ, और ये सिलिया लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो ये तो स्पष्ट रूप से हमारे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सफाई व्यवस्था हो गई। मतलब हवा के साथ जो धूल या बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, वो हमारे गले के म्यूकस में चिपक जाते हैं, और ये सिलिया एक माइक्रोस्कोपिक झाड़ू की तरह लगातार उस म्यूकस को बाहर धकेलते रहते हैं, ताकि फेफड़े साफ रहें। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका। तो चलिए, ये तो हो गई शरीर की सुरक्षा और मेंटेनेंस की बात। उपकला ऊतक से हमारे किले की दीवारें बन गई। लेकिन यार, हमारा शरीर कोई रुकी हुई बिल्डिंग तो है नहीं ना? बिल्कुल नहीं। हम शिकार करने, दौड़ने, कूदने और रिएक्ट करने के लिए बने हैं। तो ये जो पूरी गतिशीलता है, ये कैसे पॉसिबल होती है? ये सवाल हमें हमारे दूसरे प्रमुख स्तंभ यानी पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू की तरफ ले जाता है। हाँ, पेशीय ऊतक को आप गति का आधारभूत इंजन मान सकते हैं। ये ऊतक लंबी, बेलनाकार या धुरी के आकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें हम पेशीय रेशा या मसल फाइबर्स कहते हैं। समझ गई। लेकिन इन रेशों के अंदर जो मोशन पैदा करने का असली जादू है ना, वो एक खास तरह के प्रोटीन में छिपा है। इसे संकुचनशील प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। और इस संकुचनशील प्रोटीन का काम करना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई जादू तो है नहीं कि शरीर ने चाहा और हाथ अपने आप उठ गया। मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ तो रिएक्शन हो रहा होगा ना? बिल्कुल हो रहा होता है। इनमें एक्टिन और मायोसिन नाम के संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। अच्छा। हाँ, जब हमारे दिमाग से सिग्नल आता है ना, हाँ। तो ये प्रोटीन फाइबर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे पूरी कोशिका सिकुड़ या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब सिग्नल बंद होता है तो वो वापस अपनी जगह पर खिसक जाते हैं, जिससे कोशिका रिलैक्स हो जाती है। तो मतलब लाखों कोशिकाओं का एक साथ सिकुड़ना ही वो फोर्स पैदा करता है जो हड्डियों को खींचता है और शरीर में मूवमेंट लाता है। एग्जैक्टली। लेकिन गति भी तो कई तरह की होती है। जैसे मैं अपने हाथ को तो मर्जी से हिला सकती हूँ, जब मन किया उठाया, जब मन किया रख दिया। लेकिन क्या खाना खाने के बाद मैं अपनी आंतों की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। या कोई अपनी मर्जी से अपने दिल की धड़कन को 2 मिनट के लिए रोक सकता है? नहीं ना। इसका मतलब है कि कंट्रोल के आधार पर मांसपेशियों के भी अलग अलग प्रकार होने चाहिए। एकदम सही लॉजिक है आपका। कंट्रोल और काम करने के तरीके के आधार पर पेशियों को 3 बहुत ही क्लियर कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है कंकाल मांसपेशी या स्केलेटल मसल, जो हड्डियों से जुड़ी होती है। जी, ये ऐच्छिक या वॉलंटरी होती है। ये सीधे हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है। इसकी कोशिकाएं बहुत लंबी, बेलनाकार और बिना किसी शाखा के एकदम सीधी होती हैं। अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इन पर हल्की और गहरी धारियां या स्ट्राइएशंस दिखेंगी। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को जो पॉइंट नोट करना चाहिए वो ये है कि ये बहुकेंद्रीय यानी मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। मतलब एक ही कोशिका के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। अरे वाह! और एक कोशिका में कई केंद्रक होने का रीजन भी इसके स्ट्रक्चर से ही जुड़ा होगा, क्योंकि कंकाल की मांसपेशियां शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं हो सकती हैं, कुछ तो कई सेंटीमीटर लंबी होती हैं। बिल्कुल। तो एक अकेला न्यूक्लियस इतनी बड़ी कोशिका के हर हिस्से तक प्रोटीन और एनर्जी के लिए निर्देश या आरएनए तो नहीं भेज सकता ना। इसलिए इस बड़े से फाइबर को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर कई केंद्रकों का होना तो एक लॉजिकल जरूरत बन जाती है। ये बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया आपने। अब इसके ठीक उलट
चिकनी मांसपेशी या स्मूथ मसल को देखिए। जो अनैच्छिक होती है। हाँ, ये पूरी तरह से इनवॉलंटरी है। इस पर हमारा कोई सचेत कंट्रोल नहीं होता। ये हमारे आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल, रक्त वाहिकाओं और आंखों की आइरिस में पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कंकाल पेशी के उलट इसकी कोशिकाएं धुरी के आकार की यानी स्पिंडल शेप्ड होती हैं, मतलब बीच में से मोटी और किनारों पर नुकीली। इनमें कोई धारियां नहीं होती और हर कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक होता है। अच्छा, सिंगल न्यूक्लियस। जी, ये बहुत धीमी गति से संकुचन करती हैं, लेकिन बिना थके बहुत लंबे समय तक काम कर सकती हैं, जो कि डाइजेशन जैसे कामों के लिए एकदम परफेक्ट है। और तीसरा प्रकार तो वो है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना एक पल रुके काम करता है, हमारी हृदय मांसपेशी या कार्डियक मसल। बिल्कुल, हृदय मांसपेशी स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है। ये अनैच्छिक है, लेकिन इसमें कंकाल पेशी की तरह धारियां होती हैं। अच्छा, दोनों का मिक्सचर है ये। हाँ, और इसकी कोशिकाएं बेलनाकार तो होती हैं, लेकिन वो सीधी लंबी होने के बजाय शाखित या ब्रांच्ड होती हैं। ये शाखाएं एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ती हैं, जिससे एक पूरा 3D नेटवर्क बन जाता है। और इस शाखित नेटवर्क का होना हृदय के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल का काम सिर्फ एक डायरेक्शन में सिकुड़ना तो है नहीं, उसे एक बंद मुट्ठी की तरह चारों तरफ से एक साथ दबना होता है ताकि खून को पूरी ताकत से पंप किया जा सके। एग्जैक्टली। जब कोशिकाएं इन ब्रांचेस के जरिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक कोशिका से दूसरी में बिजली की स्पीड से फैलता है और पूरा दिल एक सिंगल यूनिट की तरह एक साथ धड़कता है। ये आरआरबी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी मांसपेशी शाखित होती है, तो जवाब है कार्डियक मसल। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ तक हमने किले की दीवारें यानी उपकला ऊतक और किले का इंजन यानी पेशीय ऊतक समझ लिया है। लेकिन जब एक इंसान दौड़ता है, भारी वजन उठाता है या किसी ऊंचाई से कूदता है, तो उसके शरीर पर ग्रेविटी और झटके का बहुत भारी असर पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ता है। हमारी छाती के अंदर हृदय, फेफड़े और लिवर जैसे बेहद नाजुक अंग रखे हुए हैं। तो जब हम कूदते हैं तो ये सारे अंग आपस में टकराकर टूट क्यों नहीं जाते? वो कौन सी चीज है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को बिखरने से रोकती है और झटकों को सोखती है? इस पूरी वास्तुकला को अपनी जगह पर बांध कर रखने और सुरक्षा देने का जिम्मा है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू का। संयोजी ऊतक। हाँ, जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मेन काम है कनेक्ट करना। आप इसे शरीर का गोंद, कुशन या पैकिंग मटेरियल कह सकते हैं। इसके वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन आज हम दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रकारों पर फोकस करेंगे, एडिपोज और एरियोलोरर ऊतक। एडिपोज ऊतक को तो आम भाषा में अक्सर लोग सिर्फ फैट या वसा कह देते हैं, जिसे जिम जाकर सब कम करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ। लेकिन बायोलॉजिकल नजरिए से देखें ना, तो ये शरीर का एक बहुत ही एडवांस्ड ऊर्जा बैंक और इंसुलेटर है। वो कैसे? एडिपोज ऊतक की कोशिकाएं इतनी स्पेशल होती हैं कि उनके अंदर एक बड़ा सा वसा का कण या फैट ग्लोब्यूल भर जाता है। ये फैट ग्लोब्यूल इतना बड़ा होता है कि वो कोशिका के न्यूक्लियस को ही एक किनारे की तरफ धकेल देता है। अरे बाप रे! और ये ऊतक मेनली हमारी त्वचा के ठीक नीचे और हमारे आंतरिक अंगों के चारों ओर पाया जाता है। समझ गई। अंगों के चारों ओर फैट का होना मतलब एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। जब हम कूदते हैं तो यही एडिपोज कुशन हमारी किडनी और हृदय जैसे नाजुक अंगों को आपस में टकराने से बचाता है। बिल्कुल सही। और त्वचा के नीचे इसका होना तो थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब वसा ऊष्मा का कुचालक या पुअर कंडक्टर है। ये ना तो शरीर की गर्मी को बाहर जाने देता है और ना ही बाहर की जमा देने वाली ठंड को शरीर के अंदर जाने देता है। एग्जैक्टली। और अगर आप ध्यान दें तो इसकी स्ट्रक्चरल व्यवस्था बहुत ही बारीक होती है। यहाँ मैं लिसनर्स को एक और एग्जाम इनसाइट देना चाहूंगा। जी बताइए। प्राणियों के संयोजी ऊतकों में ये वसा कोशिकाएं ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं पड़ी होती। ये छोटे छोटे लॉब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं और इन लॉब्यूल्स को कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के पार्टीशन अलग करते हैं। अच्छा, मतलब प्रॉपर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। हाँ, कोलेजन इस पूरे फैट कुशन को एक गजब की मजबूती या टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, जबकि इलास्टिन इसे वो लचीलापन देता है जिससे मुड़ने या दबने पर ये वापस अपने शेप में आ सके। ये तो वाकई में एक कमाल की इंजीनियरिंग है।
अब अगर हम दूसरे संयोजी ऊतक यानी एरियोलर ऊतक की बात करें तो इसे तो शरीर का पैकिंग मटेरियल कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे हम कोई नाजुक कांच का सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे बबल रैप में लपेटते हैं ना, एरियोलर ऊतक कुछ वैसा ही काम करता है। ये तुलना एकदम परफेक्ट है। एरियोलर ऊतक हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है। ये स्किन और मसल्स के बीच, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के आसपास और अस्थि मज्जा या बोन मैरो में एक जालीदार स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसके मेन काम क्या-क्या है? इसके मुख्य रूप से 3 काम हैं। पहला, ये अंगों के अंदर के खाली स्थानों को भरता है, जिससे अंग अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। राइट। दूसरा, ये आंतरिक अंगों को एक नरम लेकिन मजबूत सपोर्ट देता है। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ऊतक के अंदर मैक्रोफेज और फाइब्रोब्लास्ट जैसी कोशिकाएं होती हैं, जो इम्यूनिटी और रिपेयरिंग का काम करती हैं। एग्जैक्टली। चोट लगने पर ऊतकों की मरम्मत करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम गहराई से अवलोकन करें तो एक सबसे बड़ा सिद्धांत उभर कर सामने आता है, जिसे हम ऊतकों का समन्वय या टिश्यू कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शरीर में कोई भी ऊतक अकेले या आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। सही बात है। अगर हम सिर्फ चलने जैसी एक बेसिक सी प्रोसेस को ही देखें तो उसमें क्या हो रहा होता है? कंकाल मांसपेशी सिकुड़कर हड्डियों को खींच रही होती हैं, राइट। जिससे मूवमेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन वो मांसपेशी हवा में तो लटकी नहीं है। एरियोलार ऊतक ने उस मसल को स्किन से कसकर बांधा हुआ है और सपोर्ट दे रहा है। और उसी टाइम पर त्वचा के ठीक नीचे मौजूद एडिपोज ऊतक मांसपेशियों द्वारा पैदा की गई गर्मी को बाहर निकलने से रोक रहा है और एक ऊर्जा बैंक का काम कर रहा है। और इन सब के ऊपर हमारी उपकला ऊतक त्वचा के रूप में बाहरी कीटाणुओं और रगड़ से इस पूरी प्रोसेस को प्रोटेक्ट कर रही है। एग्जैक्टली। मतलब पेशीय, संयोजी और उपकला ऊतक एक साथ मिलकर एक सिम्फनी या ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। हाँ, जहाँ हर सांस की अपनी एक अलग भूमिका है, लेकिन वो सब मिलकर एक ही धुन पैदा कर रहे हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। क्या बात है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।